महाराष्ट्र का महासंग्राम अभी समाप्त भी नहीं हुआ, वहीं झारखंड का झंझट शुरू हो गया है। जी हां, इंडी गठबंधन मानो गठबंधन नहीं, भानुमति का कुनबा बन चुका है। इनका स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा कि कौन कितनी सीटों पर कहां से चुनाव लड़ेगा। एक तरफ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, लेकिन इंडी गठबंधन में माथापच्ची जारी है। इंडी गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे को लाल आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, जल्दी निर्णय लीजिए। इस मुद्दे पर बात करेंगे और झारखंड विधानसभा चुनाव का जो सियासी तापमान है, अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जुड़ चुके हैं। सर, झारखंड में झंझट, उधर महाराष्ट्र में महासंग्राम, आईएनडीआई वाले करना क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, यही नीतीश समझ में आता है। परसेप्शन की लड़ाई होती है और जनता के बीच संदेश क्या आप देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की लड़ाई में दोनों राज्यों में अभी जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, झारखंड में भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और लगभग सारे उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जिन सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। लगभग कह रहा हूं मैं, सब नहीं। और कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन जो है वो अभी तक यही तय नहीं कर पा रहा है कि हमको सीटें कितनी लड़नी है। महाराष्ट्र की बात करें तो आज जो बैठक होनी थी दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की, उसको टाल दिया। वजह यह है कि वहां पर जो बैठे हुए गठबंधन के साथी दल है वो आंखें दिखा रहे हैं। और झारखंड में भी सेम स्थिति है। झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस दोनों के बीच कुछ बात बनती दिख रही है, लेकिन बाकी जो इंडिया गठबंधन के साथी है वो मानने को तैयार नहीं है। हेमंत सोरेन की ओर से एक बयान आया था, 81 सीटें आती है झारखंड 80+1 नॉमिनेटेड 80। उन 81 सीटों में से 70 सीटों पर हेमंत सोरेन ने कहा था कि कांग्रेस और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 10 सीटें जो है वो हमारे गठबंधन साथियों के लिए छोड़ेंगे। अब इस गठबंधन साथियों में वामपंथी पार्टी भी है, आरजेडी भी है, बाकी और भी छोटे मोटे दल है वहां के, क्योंकि 29 दलों का गठबंधन है इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि झारखंड में वो भी चुनाव लड़े। भाई, महाराष्ट्र में तो उन्होंने दावा ठोक दिया, उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है बिना कांग्रेस से पूछे। उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये हालत है नीतीश। और इधर झारखंड में ये कहानी चल रही, तो अब इनको धमकी मिल गई है इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस और हेमंत सोरेन को, कि भैया ऐसा है, धमकी दिया है आरजेडी की ओर से। तेजस्वी यादव करेगी 2-3 सीटें देने की बात चल रही थी आरजेडी को। उन्होंने कहा कि 12 सीटों से कम मंजूर नहीं है, और अगर 12 सीटें नहीं दी जाती 24 घंटे में तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये धमकी दे दी। आरजेडी का मांग है, आरजेडी की मांग है। और आरजेडी ये कह रही है कि भैया आप आंकड़ों में उलझे हुए हैं, 70 पे लड़ेंगे जी, क्या तीर मार लिया आपने लड़के। मनोज झा है उनके प्रवक्ता, बहुत बोलने में बड़े अच्छे, जुबान उनकी एकदम कैंची की तरह चलती है। उन्होंने कहा कि क्या हरियाणा का उन्होंने एक तरह से उदाहरण दिया, बोले क्या तीर मार लिया आपने लड़के, जम्मू कश्मीर में क्या तीर मार लिया आपने लड़के। बोले कि हम आंकड़ों में मत उलझिए, हम जिताने पर जोर है हमारा, और हम 12-13 लोगों को जिता सकते हैं वहां, इसलिए 12-13 लोग हमको चाहिए। नहीं, एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भी तो बना सकते हैं, उनको भी तो मांग है, अवसर है। एकदम बेसिकली हरियाणा में जब जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, जम्मू कश्मीर जो प्रदर्शन रहा है, उसके बाद कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की एक पूरी तैयारी है क्षेत्रीय दलों की ओर से। क्षेत्रीय दल अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं, और क्षेत्रीय दल ये चाह रहे हैं कि उनके खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें और कांग्रेस जो उनके कंधे पर सवार रहे। मैं थोड़ा सा आपको एक गणित समझा दूं कि झारखंड में हमको थोड़ा सा गणित समझना पड़ेगा। कि अगर झारखंड के गणित की अगर हम बात करें नीतीश, तो झारखंड में अभी जो वर्तमान की झारखंड की हम बात करें, ये झारखंड की क्या है स्थिति, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। या 81 सीट कुल आती है, ठीक है जी। ये 81 सीटों की कुल विधानसभा है। इनमें से 41 सीट जो होती है वो आपको बहुमत के लिए चाहिए होता है। जिसके पास 41 सीट उसकी सरकार। अगर मैं पिछले चुनाव 2019 या 2020 उसको मान के चलिए, क्योंकि सरकार 2020 में बनी थी जनवरी के महीने में, तो 2020 के अगर मैं डेटा पर बात करूं, जो सीटें मिली थी और वोट शेयर की अगर हम बात करें, तो आप पाएंगे कि जेएम वहां सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी, हेमंत सोरेन की ये पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके पास 30 सीटें इन्होंने जीती थी, लेकिन इनको वोट शेयर कितना मिला था?
महज 19%। मैं महज क्यों कह रहा हूं अब आगे आप समझेंगे। इनके सहयोगी दल है कांग्रेस वाले, जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई इनके साथ। कांग्रेस की अगर बात करें तो इन्होंने 16 सीटें जीती थी और इनको वोट शेयर मिला था 14.1%। ये कांग्रेस का वोट शेयर है वहां का। अब इसके बाद हम आते हैं बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी यहां पर, और इनको वोट शेयर मिला था 33.8%। मतलब अगर आप इन दोनों का वोट शेयर जोड़ लेंगे तो उससे भी लगभग उतना ही वोट शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और सीटें भी आप देखेंगे तो 30 से थोड़ी सी कम है, लेकिन आप देखिए 30 सीटें 19% में जीत गई थी। अब इसके बाद झारखंड विकास मोर्चा है, जेवीएम, इनको देखेंगे तो इनके 3 उम्मीदवार जीत के आए थे और इनको जो है वो 5.5% वोट शेयर मिला था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आजसू एक है जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको हम हिंदी में लिख देता हूं आजसू, इसको 2 सीटें मिली थी और इसको वोट शेयर मिला था आपका 8.2%। अब आप देखिए 8.2%, और ये भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी और ये मिलके। तो अगर ये वोट प्रतिशत रिटेन ये कर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है वहां पर झारखंड में। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपकी लड़ाई ऐसे कंटेंडर से है और इसमें एलजेपी की भी एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए अपने सहयोगियों को किस तरह साध लिया है नीतीश, कि एलजेपी को भी 1 सीट दे दी, जेडीयू को 2 सीट दे दिए और कोई चूपटक नहीं है, सुई पटक सन्नाटा है। चुनाव से पहले तो घोषणाएं से पहले एक बात आ रही थी कि चिराग पासवान नाराज हो गए हैं, चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में अमित शाह ने सब कुछ गोटी सेट कर दी। अमित शाह ने बिल्कुल गोटी ऐसी सेट की कि देखिए वहां पर जो सीटों का बंटवारा हुआ 2 आरजेडी को दे दी, 1 एलजेपी को दे दी और आजसू को 10 दे दी, और भाई साहब खुद बढ़िया सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां लड़ रही है। तो इससे समझ में आ पाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कांग्रेस से कई गुना आगे है। और जिस तरह से वहां पर हेमंत सोरेन और हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जिस तरह जमीन पर लगे हुए, तो वो ये जो वोट शेयर है इसको बढ़ाने में लगे हुए कि 33.8% और 8, मतलब आप 40-42% आपके पास वोट प्रतिशत तो हो ही गया। इसको बढ़ाकर ये इनकी जो रणनीति है कि 50% इसको ले जाया जाए, और इतना वोट शेयर आएगा तो कांग्रेस और ये तो कहीं टिक नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, कांग्रेस ने पहले ही हथियार डाल दिए, इनको लग रहा है कि हारी हुई लड़ाई है। अब इसीलिए कांग्रेस जो है, हालांकि ये आप मैं ये टेली इसलिए भी समझा रहा था, हम थे तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव इस टेली में कहीं पे नहीं है, कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं, 1 सीट भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 10-12 सीट जीत सकते हैं। महाराष्ट्र में अखिलेश कह रहे हैं कि हम भी, हालांकि उनकी 2 सीटें वहां हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको भी चाहिए। तो ये वहां का गणित है नीतीश, और एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है कि बिहार से, चूंकि अविभाजित बिहार का हिस्सा रहा है झारखंड, तो आरजेडी दावा करती है कि उनका भी वहां वोट बैंक है। हालांकि पिछली बार कुछ करिश्मा नहीं कर पाए वो, लेकिन वो दावा करते हैं कि 10-12 सीट जीत सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा टेंशन अब 24 घंटे की मोहलत दी हुई है। महाराष्ट्र के महाझंझट से तो निकल नहीं पा रहे हैं कांग्रेस वाले, राहुल गांधी, अब ये नया झंझट इनको दे दिया है। तो कैसे इसमें से निकलेगी कांग्रेस पार्टी के लिए अपने ही चुनौती बनते जा रहे हैं। जिस इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के हराने के नाम पर बनाया गया था, वही इंडिया गठबंधन अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन इंडिया गठबंधन के सामने, मतलब कांग्रेस पार्टी के सामने आ गई है। उधर अखिलेश वहां टेंशन बढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र में, इधर आरजेडी टेंशन बढ़ा रही है झारखंड में। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें सर, तो इससे पहले हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। उसके बाद से निशिकांत दुबे जो सांसद हैं बीजेपी से, लगातार संसद में बोल रहे थे कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है वहां पर, और आदिवासियों के संसाधनों को छीनकर हेमंत सोरेन सरकार मुसलमानों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो क्या ध्रुवीकरण जो है, तुष्टीकरण की जो राजनीति है बीजेपी का, क्या इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिल पाएगा, या भ्रष्टाचार का जो उन पर आरोप लगा, जेल गए, इसका कहीं बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा इस चुनाव में? नहीं, तुष्टीकरण इसको नहीं, तुष्टीकरण तो अलग चीज हो गई नीतीश। ये ध्रुवीकरण की राजनीति है जो आप कह रहे हैं कि एक
बेसिकली वहां मुद्दा भी है। मतलब आप देखेंगे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों को ही पकड़ती है, और वहां पर जिस तरह से पिछले चुनाव में अगर हम देखें या लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर अगर थोड़ी सी मुंह की खानी पड़ी, तो उसके पीछे रीजन यही बताया गया कि आदिवासी वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खिसक गया, तो उसी को वो रिटेन करने के लिए आदिवासियों से जो जुड़े मुद्दे हैं, संथाल परगना की वहां पर बात है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो अलग संथाल परगना की मांग को लेकर वहां पर आदिवासियों ने एक संथाल परगना कोड को लेकर वहां पर एक मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा, तो उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने के लिए कि भैया आप ये कोड और ये लेके क्या करेंगे, आप तो आपका अस्तित्व ही संकट खतरे में, और वो खतरे में किसकी वजह से, मौजूदा सरकार की वजह से, कांग्रेस और जो हेमंत की सरकार है, सोरेन की सरकार है, क्योंकि वो जो है वो घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं, वहां पर जमीन आपकी कब्जाई जा रही है, आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा वहां उठाया और ये काम करेगा चुनाव में, ये काम करेगा नीतीश, इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। दूसरा मुद्दा तो है ही करप्शन का मुद्दा, तो शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंत सोरेन हो, इन्होंने उठाई रखा है, वो कह रहे कि करप्ट मुख्यमंत्री है, आपके संसाधनों को लूट रहे हैं, आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये मुद्दा तो है ही वहां। दोनों मुद्दों का लाभ भारतीय जनता पार्टी वहां लेगी। किसकी स्थिति मजबूत लग रही है सर वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए? वर्तमान परिदृश्य मैंने आपको बता दिया नीतीश कि अभी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और आजसू का जो गठबंधन है वो एज लेते हुए दिख रहा है। आप अभी तक उहापोह में फंसे हुए हैं। आपकी मुलाकात हुई हेमंत सोरेन की और राहुल गांधी की, लेकिन आप अभी तक ये तक तय नहीं कर पाए कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और आपकी सूची तक नहीं आई है। दोनों जगह आपका यही हाल है। तो ये अभी तक की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी एज में नजर आ रही है। जिस सिलसिलेवार तरीके से हम आपको डेटा के माध्यम से समझाए कि किस तरीके से झारखंड में जो इंडी अलायंस है उसमें सियासी उठापटक जारी है, तो एक तरफ बीजेपी जो एनडीए अलायंस है झारखंड में, बीजेपी ने लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन अभी भी इंडी अलायंस में कोई लिस्ट नहीं जारी है। तो झारखंड में विपक्षियों के लिए झंझट लगातार जारी है, और इस विश्लेषण पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके नजर में झारखंड में किसकी सरकार बन रही है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए आप बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।